जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन चीज़ों के 3 स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, जिसके 3 भाग हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा जो रिसोर्सेस है वो फॉरेनर्स ट्रैवलर्स के बहुत सारे जो विवरण हैं जो उनके द्वारा लिखे गए वो हैं। पहला तो यूनानी रोमन बहुत सारे क्लासिक लेखक ऐसे हैं जिनके विवरणों से हमें पता चलता है कि उस टाइम में क्या हुआ था। उनमें जो मेन है वो टेसियस और हेरोडेटस हैं। हेरोडेटस वही हैं जिन्हें हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जो सोर्स है वो है पुरातात्विक स्रोत, जिनमें सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, अभिलेख जैसी चीज़ें आती हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक साहित्य, जिनके अंतर्गत वेद, पुराण, महाभारत, रामायण इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका अध्ययन करने के बाद, जिनको एनालाइज करने के बाद हिस्टोरियन इस हद तक पहुंचते हैं कि वो हमें बता पाते हैं कि एंशिएंट इंडिया या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या हुआ था। हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य के बारे में। इसमें उस टाइम में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं घट रही थे उसका इसमें विवरण दिया जाता है। और जो तीसरा भाग है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य यानी कि हमारे चाणक्य जी ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ग्रंथ हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है एंशिएंट इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे वेद, कौन कौन कितने वेद हैं, उनके कितने ब्राह्मण थे और उनके कितने पुरोहित थे और कौन कौन से थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वेद, पहला ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम वेद है जो कि काफ़ी समय पहले लिखा गया था। जिनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जो भी ब्राह्मण हैं उनके नाम हैं कौशिकी और ऐत्रेय, जिनके पुरोहित होत्र हैं। यजुर्वेद जो ऋग्वेद के बाद लिखा गया, उनके ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय और शतपथ, जिनके पुरोहित हैं अथर्वणीय। सामवेद, पंचवेश, जिनके ब्राह्मण हैं पंचवेश और जैमिनीय और जिनके पुरोहित हैं उद्गाता। अथर्ववेद, जिसको काफ़ी बाद में लिखा गया, उनके ब्राह्मण हैं गोपद और उनके पुरोहित हैं ब्रह्मा। अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो जब भारत आए तो उन्होंने भारत के बारे में जो चीज़ें देखी, जो उन्हें यूनिक लगी, उनके हिसाब से उन्हें जो इम्पोर्टेंट लगा, उन्होंने उन चीज़ों का उसमें विवरण दिया। और उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हिस्टोरियन बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद, अपने ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ों में मिलाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। तो यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जैसे कि हमने बात किया, हेरोडोटस और टेसियस के बारे में। हेरोडोटस, जिन्हें हम हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में के नाम से जानते हैं, वो थे। तो इनमें दो हिस्टोरियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेसियस और हेरोडोटस। ये कैसे हैं और इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार किस तरह से आए। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखकों में नियार्कस, आने सिक्रेटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। इस तरह के बहुत सारे यात्री आए हुए थे। इनके अलावा मेगास्थनीज, ब्लूटाक और स्ट्रेबो जैसे भी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। स्पेशली मेगास्थनीज ने, जो कि बेसिकली सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आ चुके थे और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य के समाज और उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा था। और उसके बाद भी बहुत सारे इतिहासकार आए जिन्होंने अपनी कृति लिखी है, जैसे कि चीन से आए वेनसांग, हेनसांग, जिनकी जो कृति है, जो उनकी जो किताब है, उनका जो विवरण है उसका नाम है सी यू की। फाहियान, जिनकी कृति का नाम है फो क्यो की। इनके नाम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये चाइनीज़ थे, जिनकी वजह से इन सबका नाम इस तरह का है। जो सबसे लास्ट है वो अलबिरूनी, जो कि गजनी के साथ आए थे, जिन्होंने अपनी कृति लिखी थी किताबुल हिंद, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो जिसे कहेंगे हम भारत की खोज।
इतने ही इतिहासकार नहीं है, इतिहासकार और भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे उनका नाम मैंने आपको लिखवा दिया, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमने देख लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। आखिर ये क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हम पहले देखेंगे इनमें अभिलेख आते हैं, मुद्रा यानी कि पैसा, मूर्तियाँ, चित्रकला और स्मारक यानी भवन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अभिलेख बेसिकली स्तंभ, जो कि हम अशोक स्तंभ देखते हैं, वो तांबे के ऊपर लिखे जाते थे, मुद्राओं के ऊपर खुदाया जाता था। तो इन सब चीज़ें अभिलेखों पर देखी जा सकती हैं। इस तरह की चीज़ों पर अभिलेख लिखवाए जाते थे। बोगासकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, जो कि 1400 ईस्वी पूर्व हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हमें 4 वैदिक देवताओं का नाम के बारे में विवरण देता है या फिर उनके बारे में हमें बताता है। वो 4 देवता कौन कौन से हैं? पहला है इंद्र, दूसरे हैं मित्र, तीसरे हैं वरुण और चौथे हैं नासत्य। इन चारों वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वो भी बोगासकोई के अभिलेख से, जो कि आज से अप्रॉक्सीमेटली 1400 ईस्वी पूर्व, यानी कि आप मान सकते हैं 2000 तो ऐसे ही हो गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिले हैं। बेसनगर, जो कि विदिशा में थी, वहाँ से प्राप्त हुआ गरुड़ स्तंभ, जिस पर भगवत धर्म के बारे में हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिनसे समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख से रुद्रदमन और उनके समाज और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हमने पुरातात्विक स्रोत देख लिया। अब हम देखेंगे इसके और एक पार्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वो भी एंशेंट हिस्ट्री में। तो हम इसके आगे देखते हैं। सिक्का और मुद्रा। आहत सिक्के बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। बिना लिखे हुए सिक्के बहुत ज़्यादा एंशेंट थे। अब ऐसा इसलिए थे, आहत इन्हें किस नाम क्यों कहा गया? तो इन सिक्कों को आहत करके बनाया जाता था। जब ये सिक्के तैयार होते थे, उनके ऊपर आहत करके जो चीज़ खुदवानी होती थी या फिर जो दागना होता था, वो चीज़ें ज़ोर से आहत की जाती थी, जिनकी वजह से इन सिक्कों का नाम आहत सिक्का रखा गया। सिक्कों पर नाम उत्पन्न करने की जो परंपराएं थी, वो यूनानियों से आई। सबसे पहले जिन्होंने सोने की मुद्राएं जारी की, वो हिंद और यवन के लोग थे। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, वो गुप्त शासन काल के दौरान जारी की गई थी। और अब हम बात करेंगे कुछ सिंबल के बारे में, जिनकी वजह से हमें किन किन शासकों के बारे में पता चलता है। अगर इतिहासकारों को वीणा वादन यानी कि वीणा बजाते हुए अगर दिखाया जाता था, तो उसका सीधा संबंध समुद्रगुप्त जी से हुआ करता था। जलपोत अगर दिखाया जाता था, तो वो सातवाहन के राजा शातकर्णी का संकेत होता था। और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है। यानी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजाओं को हराकर अपनी विजय प्राप्त की थी, वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों का विवरण व्याघ्र शैली की मुद्राओं से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज हिस्टोरियन एनालाइज करने के बाद हम तक ये पहुंचाते कि वाकई में एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं रखती थी। जैसे कि उस वक्त एंशिएंट और मिडिएवल टाइम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी, वो बेसिकली धर्म था। धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं था। इसी की वजह से जो भी लोग आते थे, बेसिकली धर्म की वजह से ही आते थे। और उन्होंने जो भी विवरण लिखा है, वो बेसिकली धर्म के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। और अब अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज जैसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।